हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ गए हैं गरीब रथ बैच का एक नया वीडियो। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 8 3 - 2 डैश 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 का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, समानांतर श्रेणी है 8 3 - 2 और डैश डैश डैश, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसके प्रथम 22 पदों का योगफल जो है निकालना है हमको। ठीक है, चलिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 8 3 - 2 और इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है और इसके प्रथम 22 पदों तक का जो है योगफल हमको निकालना है। तो इसमें जो पहला पद हो जाएगा AP का, वो हो जाएगा हमारा A 8। ठीक है, पहला पद हो जाएगा 8। ठीक है, और D जो होगा D वो होता है A2 - A1, यानी D निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम A2 - A1। ठीक है, A2 का मान है 3 माइनस A1 का मान है 8। ठीक है, यानी कि ये पहला पद हो गया जिसको हम A या A1 से सूचित करते हैं और ये दूसरा पद हो गया जिसको हम A2 से करते हैं सूचित। ठीक है, तो -8 में से +3 गया तो -5, यानी D का मान निकल गया -5। 22 पदों तक का योग हमको निकालना है, यानी N का मान हो जाएगा इसमें 22। N का मान जो होगा वो हो जाएगा इसमें 22। ठीक है, और 22 पदों का योग निकालना है तो 22 पदों के योग को हम SN से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी S22 से सूचित करते हैं, क्योंकि N का मान हमारा हो जाएगा 22। कितने पदों का योग निकालना है ये चीज़ दिया हुआ है कि भाई 22 पदों का योग निकालना है, तो S22 का मान हमको निकालना है। तो सूत्र बनता है योग निकालने के लिए N/2 × 2A + N - 1 × D। ये योग निकालने के लिए सूत्र बनता है। कितने पदों तक का योग हमको निकालना है, तो ये AP 8 3 - 2 और इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो इसके प्रथम यानी शुरू से 22 पदों तक का योगफल निकालना है, जोड़ के बताना है। ठीक है, N का मान हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, /2 × 2 गुने A का मान हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस N है, N का मान हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, -1 × D का मान हम निकाले हैं -5। ठीक है, देखिए 22/2 × 8 गुना हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुना में -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले गुना कर लेते हैं। देखिए, ये 22/2 जैसे है जैसे रहेगा, इंटू में है 16 प्लस माइनस -21 पंचे 105। ठीक है, चलिए काटेंगे इसको, तो ये 11 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे, -105 में से +16 को हम घटाएंगे। 5 में से 6 नहीं घटेगा, 5 चलेंगे। 15 में से 6 गया तो 9 और ये 9 में से गया तो 8, यानी कि 89 बचेगा माइनस में। अब गुना कर देंगे 11 से, 11 नमा 99। ठीक है, हासिल हो जाएगा 9, 11 × 88, 88 और 9 जो हो जाएगा वो 97 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 979 जो है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपका ये सवाल जो है क्लियर हो गया। समानांतर श्रेणी 8 3 - 2 इसके प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा अगला सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 πr²। ठीक है, ये है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/4 πr²। ठीक है, इसमें मेन है R का मान। R का मान हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल में R का मान दिया नहीं है। R बोलते हैं त्रिज्या को, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। परिधि दिया हुआ है वृत्त की 22 सेंटीमीटर। तो परिधि के इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर हम इस सूत्र पे सेट करके जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, यानी परिधि जो है दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर।
ठीक है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, आर का मान पता नहीं है, बराबर 22 सेंटीमीटर। तो आर का मान हो जाएगा 22, जैसे कि तैसे 7 बटा के नीचे है तो चला जाएगा गुना में, 2 गुने 22 आ जाएगा बटा के नीचे, 2 गुने 22 आ जाएगा बटा के नीचे, 22 से 22 काट देंगे तो आर का मान जो हो गया वो 7/2। ठीक है, आर का मान कितना निकल गया 7/2, यानी त्रिज्या हम निकाल लिए हैं वृत्त की। अब हमको इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/4 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7। ठीक है, और आर का स्क्वायर है तो 7/2 आर का मान निकाले हैं, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 गुने 7/2। ठीक है, 7 से 7 ये काट देंगे, 11 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 2 दूना 4, 11 7 हो जाएगा 77/2 दूना 4, 4 दूना 8, नीचे में हो जाएगा 8, ऊपर में हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल का जो है आंसर यही है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, वो निकाल लिए हम। परिधि दिया हुआ था तो पहले हम इसका त्रिज्या निकाले हैं परिधि से। ठीक है, तब इसका हम क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना, इसीलिए आपकी एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात करें एवं उससे यानी कि मौसा की सहायता से उनका लौसा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है हल्का जो है घुमाया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तो निकालना है, लेकिन मौसा की सहायता से हमको लौसा निकालना है। ऐसा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मौसा और लौसा निकालना है। ठीक है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको मौसा निकालना है, फिर मौसा निकालने के बाद मौसा की सहायता से लौसा यानी कि एलसीएम हमको निकालना है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा कैसे घुमाया है क्वेश्चन को, और घुमाया है तो ये बनेगा कैसे, ये मेन ये समझना है। चलिए देखिए हल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर संख्या क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है 96 दिया है, तो एक संख्या हमारा है 96 और दूसरा संख्या हमारा है 404 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले 96 को जो है तोड़ेंगे, 96 को तोड़ेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है पहले इसका मौसा। तो 96 को हम यहाँ तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेंगे। ठीक है, 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से फिर तोड़ेंगे 24, 2 से तोड़ेंगे 12, 2 से तोड़ेंगे 6, 2 से तोड़ेंगे 3। ठीक है, 3 मरतबा टूट गया। अब 404 को तोड़ेंगे, यहाँ पे हम 404 को 2 से तोड़ेंगे 2 0 2, फिर 2 से तोड़ेंगे 1 0 1। ठीक है, तोड़ दिए हम। अब देखिए क्या करना है, जिसका टूटा हुआ भाग है उसके सामने में हम लिख देंगे 96 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 को 2 आया है और 1 को 3 आया है। ठीक है, और 404 को तोड़े हैं तो 2 गुने 2 गुने 101 आया है। ठीक है, दोनों संख्या को हम तोड़ लिए। अब इन दोनों का HCF पहले यानी कि मौसा निकालना है, तो लिखेंगे अतः 96 तथा 404 का मौसा बराबर। देखिए मौसा निकालने के लिए करना क्या है कि दोनों का जब टूटा हुआ भाग है उसमें से हम मैच करेंगे, मिलाएंगे कि दोनों में कौन कौन से संख्या मिल रहा है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ यानी कि मौसा वाला ग्रुप में। ठीक है, 1 2 मिल गया, फिर एक उनको 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, यानी कि HCF जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का HCF कितना निकल गया, 4 निकल गया, यानी कि मौसा निकल गया 4। ठीक है, अब LCM निकालना है, वो भी मौसा के सहायता से। देखिए मौसा कैसे हेल्प करेगा LCM निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः LCM बोले तो लौसा बराबर। लौसा निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF, ये फार्मूला है, यानी कि मौसा बट्टा के नीचे आएगा एलसीएम निकालने के लिए। जब दोनों संख्या पता हो और HCF पता हो तब एलसीएम के लिए फार्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही कह रहा है, देखिए पहली संख्या हमारा है 96, ठीक है, गुना दूसरी संख्या हमारा है 404, ठीक है, नीचे में मौसा यानी कि HCF, तो HCF कितना निकाले हैं दोनों का 4, तो 4 दे देंगे नीचे में। अभी 4 से काटेंगे इसको हम 14 चौका 96, 14 चौका 96, 14 बार में काट देंगे। अब 14 से गुना करेंगे 404 में, 14 चौक सॉरी 4 से काटेंगे 96 को, देखिए 4 से काटेंगे 96 को, ठीक है, 4 से काटेंगे 96 को तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 बार में कटेगा। काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 से काटेंगे 26 को, 24 बार में कटेगा। अब इस 24 से गुना करना है 404 को, ठीक है, 24 से गुना करना है 404 में। देखिए 4 चौका 16, 1, 4 चौका 16, फिर 4 दूना 8, 0, 4 दूना 8, 6, 8 1 9, 6 8 1 9, यानी कि 9696 जो है इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम का उत्तर कितना होगा 9696। क्लियर है। देखिए पहले इसका एलसीएम निकाले हैं, माने HCF निकाले हैं, फिर उसका एलसीएम के लिए जो है यहाँ पे प्रक्रिया किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 cot A का मान दिया हुआ है 8, हमको निकालना है sin A और sec A का मान। चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे चूँकि 15 cot A बराबर 8, ठीक है, तो cot A का मान हम पहले निकाल लेते हैं। 8 जैसे के तैसे रहेगा, उधर 15 गुना में है cot के साथ, इधर आएगा बट्टा के नीचे, ठीक है। अब देखिए cot के साथ जो है त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण, इन 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ इसका संबंध है cot का। किसके संबंध है साथ? तो आधार बट्टे लंब के साथ जो है इसका संबंध है cot का, ठीक है। बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15 हो जाएगा यहाँ पे 8/15, यानी कि आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15, ठीक है। इसीलिए हमको निकालना है किसका मान? कर्ण। कर्ण जो है मिस है इसमें से, तो पहले मिसिंग मान जो है निकाल लेंगे कर्ण का मान, ठीक है। कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान जो हो जाए, लंब जो है वो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ आधार, आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, ठीक है, जोड़ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 6 2 8 1 9, ठीक है, सॉरी 8 ही होगा यहाँ पे, 6 2 8 और 2 के 2, 289 हुआ। 289 का वर्गमूल होता है 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। चलिए तो लंब और आधार दिया हुआ था 8/15, यानी जिसमें आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया हमारा 15, ठीक है। तो कर्ण मिस था, तो पहले मिसिंग वाला भुजा हम निकाल लिए। अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। देखिए ऐसा सवाल आपको जितने भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे उन सभी में एक निष्पत्तिया के साथ दिया रहेगा मान, एक निष्पत्तिया का मान दिया रहेगा, बाकी अन्य निष्पत्तिया का जो है मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। तो हर एक निष्पत्तिया का संबंध जो है समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ है, 3 भुजा में से 2 भुजा के साथ है हर एक निष्पत्तिया के संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ कॉट था, तो कॉट का संबंध आधार और लंब के साथ है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण, तो इसके आधार और लंब के साथ है संबंध कॉट का। तो आधार और लंब का मान तो हमको दिया हुआ है, बस निकालना है किसका मान? कर्ण का। तो जो पहले भुजा गायब रहेगा, यानी कि जो भुजा नहीं दिया हुआ है उस भुजा को हमको निकाल लेना है फार्मूला पे सेट करके। और जब तीनों भुजा पता हो जाएगा उसके बाद ही जो निकालना है उसको हम निकालने के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमको निकालना क्या है? तो निकालना है साइन ए का मान। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। चलिए
तो लंब का मान हमारा हो जाएगा 15 बट्टा कर्ण का मान हमारा हो जाएगा 17, यानी 15/17 जो है ये हमारा आंसर है। देखिए बोले हैं ना, हर एक निष्पत्तिया के साथ समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा का संबंध है। तो यहाँ साइन का संबंध है लंब और कर्ण के साथ, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान हो गया हमारा 15 और कर्ण का मान हो गया 17, 15/17। यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है। अगला हमारा है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है, सेक का संबंध है समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार के साथ। यहाँ लिखेंगे कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। समकोण सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मान 17 है और आधार का मान 8 है, तो 17/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और ये ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिख लीजिए कहीं पे, आपकी आता ही आता है और आपके एग्जाम में भी पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा VVI है और हर साल, लगभग हर साल एग्जाम में पूछता है, तो इस साल भी इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल जो है वो है बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दूरी सूत्र पर दूरी सूत्र से संबंधित ये सवाल है और ये सवाल भी आपके एग्जाम में हर एक साल आता है, हर एक साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर में ये सवाल पूछा नहीं है, हर एक साल ये क्वेश्चन आता है। तो लिख लीजिए कहीं पर कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो दूरी सूत्र से संबंधित सवाल है 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और एक का निर्देशांक है 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको डिफाइन करना है, यानी कि निकालना है, ठीक है। इस तरह से 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, एक का निर्देशांक है 2,3 और एक का निर्देशांक है 4,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी वो हमको निकालना है। देखिए हर एक बिंदु के निर्देशांक में पहला मान जो होता है वो x का होता है, दूसरा मान जो होता है वो y का होता है। तो x y यहाँ भी होगा और x y यहाँ भी होगा, तो दोनों जगह x y है, इसीलिए किसी एक जगह के x y को हम x1 y1 कर देंगे और दूसरी जगह के x y को हम कर देंगे x2 y2, ठीक है। वही यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और हल में करेंगे क्या, बिंदु कौन कौन से हैं, तो बिंदु है, देखिए बिंदु है 2,3 तथा 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। बोले हैं ना, किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहला मान जो होता है वो x का होता है, 2 मान दिया रहेगा, तो जो पहला मान जो होगा वो x का होगा, दूसरा मान जो होगा वो y का हो जाएगा। तो एक हो गया, मान लेंगे x1, ठीक है, y1, और एक को मान लेंगे x2 और y2, ठीक है। चलिए पहला वाला को मान लेते हैं x1 y1, तो x1 2 हो गया, y1 इसमें 3 हो गया, x2 हमारा 4 हो गया और y2 हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए अब लिखेंगे, इसीलिए दूरी बराबर, यानी कि दूरी सूत्र पर निकालना है दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला आता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए √x1 का मान जो है वो है 2 माइनस x2 का मान जो है वो हमारा 4 है, तो 2 - 4 का स्क्वायर जोड़ y1 का मान 3 है माइनस y2 का मान है 1, तो 3 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए -4 में से +2 गया तो -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4, क्योंकि स्क्वायर से माइनस जो है हट जाता है। अब प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 4, 4 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2, क्योंकि वर्गमूल सीधा इसका आने वाला नहीं है, इसीलिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा। रूट के अंदर अगर 8 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आ जाएगा और 1 का साथी नहीं मिलेगा तो उसको हम अंदर ही रखेंगे, यानी कि √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 इकाई जो है इस सवाल का आंसर है, यानी कि ये दूरी निकाल ली है हम दोनों बिंदुओं की बीच की। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही चुटपुटिया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सीधे देखकर ही जवाब दे सकते हो, ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हर साल जो है लगभग इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आना तय है इसका, है ना, इसीलिए इसको समझना जो है जरूरी है। सवाल दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। 7/80 एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए, परिमेय संख्या अगर दिया रहेगा और शांत अशांत पूछेगा ना आपसे, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बटा के नीचे का संख्या होगा उसको तोड़ देना है आपको। यानी कि जो भी परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बटा के नीचे का जो संख्या होगा ना उसको तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ने के बाद आपको देखना ये है कि केवल 2 आ रहा है, तोड़ने के बाद देखना ये है कि केवल 2 आ रहा है या फिर केवल 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी खाली 2 ही आ रहा है नीचे में तोड़ने पर, तो शांत होगा, ठीक है। याद रखिएगा जो बात हम लिख रहे हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए केवल 5 आ गया, तो केवल 5 आएगा फिर भी शांत होगा, ठीक है। केवल 5 आएगा फिर भी ये शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना वो शांत होगा। और केवल 2 और 5 आएगा, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, दोनों मिलाकर आ रहा है, तो भी ये क्या होगा, शांत ही होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो फिर उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत हो जाएगा। यानी 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है और तीसरा कोई और घुस गया उसमें, जैसे 3 घुस गया, 7 घुस गया, है ना, दूसरा कोई अलग संख्या जो है घुसेगा जब ये नीचे में, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, बट्टा के नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो समझिएगा उसका दशमलव प्रसार अशांत है। यही मेन तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है शांत और अशांत के पकड़ने का। सबसे पहले करना क्या है आपको, बट्टा के नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, यानी कि तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद देखना ये है आपको कि क्या केवल 2 आ रहा है। अगर केवल 2 आएगा तो बोल दीजिएगा शांत है। चाहे देखिएगा केवल 5 ही आ रहा है, केवल 5 आएगा तो भी बोल दीजिएगा शांत है। अगर मान लीजिए दोनों में से नहीं आ रहा है, 2 और 5 दोनों साथ में आ रहा है, तो 2 और 5 साथ ही आएगा तो ये बोल दीजिएगा कि वो शांत है। लेकिन अगर 2 5 आ रहा है और साथ में तीसरा आ रहा है, चाहे 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ रहा है, खाली दूसरा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। केवल 2 5 आना चाहिए, 2 5 के अलावा कुछ भी आए तो उसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको हम बनाकर हमको बताना है कि भाई इसका 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। देखिए लिखेंगे, चूंकि पहले इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे 7/80 है सवाल हमारा। तो देखिए नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, बोले है ना, नीचे वाला क्या है 80, तो 80 को हम तोड़ेंगे, 2 से 40 बार में टूटेगा, 2 से 20 बार में टूटेगा, 2 से 10 बार में टूटेगा, 2 से 5, ठीक है। यानी कि लिखेंगे हम नीचे वाले को तोड़ने पर क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है इसीलिए मैं आपको इतना बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर ये 1 नंबर में आता तो यहीं से देख के हम कह देते कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहीं से देखने में चल रहा है पता कि 80, इसके नीचे वाला क्या है 80 है। जब 80 का हम गुणनखंड किए हैं तो केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, 2 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना, हो गया, बस इतना मतलब है, ठीक है। तो 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा ना है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम सीधे बोल देते कि शांत है, सीधे बोल देते कि शांत है इसका दशमलव प्रसार, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता तब। लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और 2 नंबर में भी आता है, इसीलिए इतना डिटेल से जो है लिखना पड़ेगा आपको। ये तो रफ हो गया, इधर आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। 2 इसमें आ रहा है 4 गो, तो यहाँ लिखिएगा 2 के पावर कितना 4, और 5 आ रहा है 1 गो, तो 5 के पावर नहीं देंगे कुछ तो 1 रहेगा ना। चलिए इतना करके छोड़ देना है। अब बताइए क्या इसके बट्टा के नीचे वाले को तोड़ने पर 2 5 आ रहा है ना, 2 आता केवल तब भी शांत होता, केवल 5 आता तब भी शांत होता। यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी ये क्या होगा, शांत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ हिंदी लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि इसका हर जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। जब ये इस रूप का होगा, यानी 2 और 5 ही आ रहा है इसके हर में, यहाँ पर m n क्या है, तो m n जो है प्राकृत संख्या है, ठीक है, या पूर्ण संख्या भी कह सकते हो m और n को, ठीक है। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा
इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। किस आवृत्ति का? शांत आवृत्ति का। क्यों? क्योंकि जब इसके हर को तोड़ते हैं तो तोड़ने के क्रम में केवल 2 और 5 ही आ रहा है, और केवल 2 5 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चुटपुटिया क्वेश्चन है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में। 1 नंबर में आएगा तो इतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाले को तोड़ लीजिएगा रफ में। 2 5 दिख रहा है, मार दीजिएगा शांत है। केवल 2 दिख रहा है, शांत मार दीजिएगा। 5 दिख रहा है तो भी शांत मार दीजिएगा। 2 5 के अलावा कोई तीसरा आएगा तो फिर वो अशांत हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है क्वेश्चन 2 नंबर में, ऐसे अचंभा होने की बात नहीं है कि नहीं आता है। ज़्यादा सोचिए नहीं कि भाई इतना ईजी सवाल 2 नंबर में कैसे आता है, तो आता है 2 नंबर में। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर में आएगा तो इस तरह से आपको जो है पूरा बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुजों के समरूप होने के प्रतिबंध को लिखिए। कि 2 त्रिभुज समरूप किन किन प्रतिबंध से जो है हो सकते हैं, यानी किन किन नियमों के आधार पे 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज भी कह लीजिए, यानी त्रिभुज के अलावा चतुर्भुज या फिर पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज है ना, बहुभुज सीधे कर दीजिए, त्रिभुज या बहुभुज, 2 त्रिभुज या बहुभुज किन किन नियमों के आधार पर समरूप हो सकते हैं, उन नियमों को लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ चुका है, तो हल्का में नहीं लीजिए। इस क्वेश्चन को आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है, और इस पर जो है क्वेश्चन भी बनते हैं सब्जेक्टिव में। अगर आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि क्वेश्चन नहीं भी आता है आपके एग्जाम में, फिर भी इससे जुड़े हुए सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये नियम भी इसे आपको जानना जरूरी है। तो देखिए 2 त्रिभुज समरूप कितने शर्तों पर होता है और ये कौन कौन से शर्त है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, तो 2 त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं। दो त्रिभुज ले लिए हम। देखिए 2 त्रिभुज ले लिए हैं। एक त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए, बी और सी, और एक का नाम रखते हैं डी, ई और एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, लेकिन किन शर्तों के आधार पे होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे आंसर में, यहाँ आंसर लिखना है। देखिए 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि, पहला पॉइंट देखिए, पहला नियम है, 2 नियम है इसके। पहला नियम है यदि उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है संगत भुजा समानुपाती हो। अब ये संगत कोण समान क्या है, संगत भुजा समानुपाती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 त्रिभुज ले लिए हैं, ABC नाम का त्रिभुज और DEF नाम का त्रिभुज। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं संगत भुजा समान कैसे। देखिए संगत कोण पहले देख लेते हैं कि संगत कोण समान कैसे होना चाहिए। देखिए ABC नाम का त्रिभुज है, इसका कोण A इसके कोण D के बराबर, क्योंकि ये कोण संगत कोण है, और फिर इसका कोण इधर वाला कोण इधर वाले के संगत कोण है। ठीक है, और फिर ये कोण C जो है इस त्रिभुज के कोण F के जो है बराबर है, तो संगत कोण है दोनों। ठीक है, यानी कि कोण A कोण D दोनों संगत कोण हैं, तो कोण A बराबर होना चाहिए कोण D। ठीक है, उसके बाद कोण B बराबर होना चाहिए कोण E, कोण B बराबर होना चाहिए कोण E। ये संगत कोण हो गया, इधर वाला कोण इधर वाला कोण। ठीक है, इस त्रिभुज के कोण C यानी कि उधर वाला कोण इस त्रिभुज के उधर वाले कोण यानी कोण F के बराबर होना चाहिए, यानी कोण C बराबर होना चाहिए कोण F के। ये तीनों कोण जो है आपका संगत कोण है। ठीक है, ये संगत कोण है दोनों त्रिभुज का, तो ये संगत कोण जो है बराबर होना चाहिए, यानी एक त्रिभुज के संगत तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। ठीक है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम है संगत भुजा समानुपाती हो।
संगत भुजा समानुपाती का अर्थ होता है कि इस त्रिभुज के इधर वाला भुजा यानी कि ए बी भुजा, ठीक है, इस त्रिभुज के ये वाला भुजा, ये संगत भुजा, ये भुजा दोनों संगत भुजा है। तो संगत भुजा समानुपाती यानी अनुपात में होना चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, संगत भुजा है। तो दोनों भुजा का अनुपात करेंगे हम। तो ए बी अनुपात डी ई, अनुपात बोलते हैं बट्टा को, तो बट्टा हो जाएगा डी ई, ठीक है। फिर इसके नीचे वाला भुजा, इसके नीचे वाला भुजा दोनों संगत भुजा है, तो इसका अनुपात करते हैं। तो भुजा बी सी, ठीक है, बट्टा भुजा ई एफ अनुपात हो गया। फिर इस वाले भुजा और ये वाले भुजा दोनों भुजा जो है संगत भुजा है, तो भुजा ए सी भुजा और इसका भुजा डी एफ, ठीक है, ये दोनों क्या है, संगत भुजा है, तो अनुपातिक ए बी बट्टा डी ई, बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है। अनुपात हो गया भुजा का, संगत भुजा का अनुपात कर दिए। तो संगत भुजा अनुपातिक नहीं समानुपाती हो। समानुपाती का अर्थ होता है अनुपात में भी समान हो। अनुपात में तो हो ही गया, अब ये सब बराबर होना चाहिए, यानी अनुपातिक समानुपातिक होना चाहिए संगत भुजा दोनों त्रिभुज के, ठीक है, और संगत कोण समान होना चाहिए, तब जाके दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो ये दो नियम हैं जिन नियमों के आधार पे दो त्रिभुज या बहुभुज जो है एक दूसरे के समरूप होते हैं। पहला नियम कि जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। और दूसरा नियम है कि जब दोनों त्रिभुज के संगत भुजा समान अनुपात में हो, समानुपातिक हो, तब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरूपता के नियम, इसको हम समरूपता के नियम भी बोलते हैं, समरूपता के नियम जो है समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है, ये रूल जो है समझ में आ गया होगा। तो देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके वजह से आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ये पसंद आया है आप लोगों को तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बस आपका रिजल्ट जो है मैथ में गड़बड़ाएगा नहीं, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं हमको पूरा उम्मीद है कि आपका रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा मैथ में, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन हमारे ऊपर है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर अंक आए मैथ में और वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ाएं जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।